या उसकी पसंद का भी कोई व्यक्ति बन सकता है। बहुत सारे नाम तैर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने बता दिया कि यहाँ ना कोई संगठन है, ना कोई पितृ संगठन है और ना ही कोई हमारी पार्टी का संगठन है। यहाँ केवल और केवल अगर राय चलती है, कोई फैसला चलता है तो वो उनका चलता है। हाँ, केवल अगर यहाँ कोई आदेश चलता है तो मोदी जी का चलता है, ना किसी संघ का चलता है, ना किसी बीजेपी का चलता है। ये मोदी जी ने बता दिया है और सीधे सीधे हैसियत जो है आरएसएस को समझा दिया कि तुम्हारी हैसियत क्या है, कि तुम जो है वो वहीं बैठे रहो, बस तुमको जेड प्लस की श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है, 5 स्टार तुम्हारे होटल बन गए हैं, आराम से बिजनेस क्लास में सफ़र करते हो, यही करते रहो और खामोश बैठो एकदम, जो करेंगे वो मोदी जी करेंगे। तो अब मोदी जी वास्तव में बीजेपी और आरएसएस दोनों से बड़े हो गए हैं। ये अब साबित हो गया है। नितिन नवीन के नाम पे मोहन भागवत भी चौंक गए कि ये कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है, बीजेपी का अध्यक्ष बनने जा रहा है। तो मोदी जी ऐसे ही चौंकाते हैं, तो मोहन भागवत को भी चौंका दिया। अब बताया था कि मोहन भागवत अंदर से बहुत तड़प रहे हैं कि आरएसएस से पूछा भी नहीं और नया अध्यक्ष भी बना दिया। और कहा तो ये था कि आरएसएस तय करता है कि वहाँ प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब प्रधानमंत्री की छोड़ी अध्यक्ष का भी नहीं पूछा जा रहा है आरएसएस से कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। और नितिन नवीन तो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता भी नहीं है, इनके पिता तो सोशलिस्ट थे और नीतीश कुमार जो है विधानसभा में इनको झिलकते हुए सुने जा रहे हैं। पुरानी जो थी काफ़ी वायरल हुई कि तुम कौन हो, उन्हीं के बेटे हो ना, तो हमारे साथी थे, ये कहते हुए सुने जा रहे हैं। तो यानी बाहर से लाए हुए व्यक्ति। दूसरी बात ये समझिए कि बीजेपी को क्या कोई स्वयंसेवक नहीं मिला, नरेंद्र मोदी को कोई स्वयंसेवक नहीं मिला जिसको बीजेपी का अध्यक्ष बनाते, ये सवाल भी है। बहरहाल ये उनका मसला है, किसको बनाए किसको नहीं बनाए, कहीं से भी ले, पाकिस्तान से किसी ले क्या बना लेंगे तो कोई रोक लेगा क्या? कौन रोक लेगा? तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन जिस तरीके से नड्डा साहब की विदाई हो रही है और नवीन साहब का स्वागत हो रहा है, नड्डा साहब इतने लंबे समय तक काम करने के बाद इतनी खराब विदाई के तो कम से कम हकदार नहीं थे। जी, अब ये तस्वीरें हैं, जो विजुअल्स है ये दिख रहा है और यहाँ पर नितिन नवीन अब नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बहरहाल यहाँ जो चुनाव आयोग जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का कल का आदेश है, उसके बाद एक बार फिर ये तमाम जो आरोप विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, उनमें उसकी पुष्टि के क्रम में एक और अध्याय जुड़ गया। एसआईआर में जिन लोगों को बाहर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उनकी पहचान, उनके नाम बताइए, केवल अंदाज बता देने से, संख्या बता देने से काम नहीं चलेगा। और इसको तृणमूल कांग्रेस अपनी बड़ी जीत बता रही है। क्यों बता रही है, एक बार सुनते हैं। सांसद महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, वो कुछ कह रही हैं। और तृणमूल कांग्रेस ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की का जो फैसला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है चुनाव आयोग को, साफ तौर पर कहा है कि यही मांग की जा रही थी। और इससे पता लगता है कि जो साजिश की जा रही है चुनाव आयोग की ओर से, वहाँ तृणमूल कांग्रेस या विपक्ष के समर्थक मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करना, वो एक बार फिर से साफ हो गया है कि चुनाव आयोग क्या कुछ कर रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे दूसरे राज्यों में इससे पहले हुआ है, चाहे वो बिहार हो चाहे दूसरे राज्य हो। अमलेंदु जी, हाँ, चाहे बिहार हो चाहे दूसरे राज्य हो, सब राज्यों में इस तरीके का हुआ है। उसको लेकर टीएमसी ने काफी सवाल भी उठाए हैं और ये महुआ मोइत्रा जो है वो अपनी बात भी रख रही है। और टीएमसी ने एक ट्वीट भी किया समीर जी, और उस ट्वीट में टीएमसी ने क्या लिखा पहले आप वो बता दीजिए, फिर ममता बनर्जी को सुनते हैं। बिल्कुल, उसमें है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को बार बार ममता बनर्जी ने लिखा, अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से खुद मुलाकात की, हमारे प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी का दरवाजा खटखटाया, हमें हर कदम पर रोका गया, हमारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, हमारी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। ये फैसला हमारे रुख की जबरदस्त पुष्टि करता है। हम किसी भी एक भी सही वोटर का नाम लिस्ट से हटाने नहीं देंगे। हम बंगाल को अपमानित नहीं होने देंगे। और वही बात है कि कहाँ विपक्ष के नेताओं को चुनाव आयोग कुछ समझता ही नहीं है, कोई तवज्जो नहीं देता है, और अगर वो शिकायत करते भी हैं तो उनको एक लाइन में खारिज कर देता है। बहरहाल क्या कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद महुआ मोइत्रा, उन्हें सुनते हैं। বাংলার মানুষ সর্বোচ্চ আদালতে আমাদের একটি বিশাল জয় হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দায়ের করা পিটিশনে সর্বোচ্চ আদালত পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে বিজেপি পরিচালিত নির্বাচন কমিশন যে বাংলার মানুষের ওপর হয়রানি এবং একটা বিশাল খেলা খেলছিল, সেটাকে অনেকটা সামলাতে আমরা এখন পারবো। 5-6টা পয়েন্ট সর্বোচ্চ আদালত পরিষ্কার করে দিয়েছে। এসআইআর এর লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির নামে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে আমরা দেখেছি 1,20,00,000-রও বেশি মানুষের কাছে হিয়ারিং নোটিশ এসছে, তাকে তার বিডিও অফিসে বা এসডিও অফিসে তাকে হাজির হতে হবে আবার ডকুমেন্টস নিয়ে। আজকের পর থেকে পরিষ্কার যে আপনাকে যে লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি লিস্ট এসছে সেটাকে
নির্বাচন কমিশনকে পাবলিক করতে হবে। প্রত্যেকটা ব্লক অফিসে, জিপি অফিসে টাঙিয়ে দেওয়া হবে কার নাম আছে লিস্টে। এটা আর গোপন রাখা যাবে না, সবাই জানবে কার নাম এসছে কার নাম আসেনি। এটা একটা তৃণমূল কংগ্রেসের। तो ये जो महुआ मोइत्रा ये बांग्ला में कह रही हैं, जो इन्होंने कहा है, इनका कहने का मतलब है वही जो अभी तृणमूल कांग्रेस ने भी ट्वीट किया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के लिए हमारी लड़ाई, लोकतंत्र की रक्षा और लोगों के वोट देने के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए हमारी लड़ाई पर अपनी मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है और साफ निर्देश दिए हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत मार्क किए गए वोटरों की लिस्ट पब्लिश करें, डिसेंट्रलाइज्ड सुनवाई की अनुमति दें, सुनवाई के दौरान बीएलए को मौजूद रहने की इजाज़त दें, बुलाए गए हर वोटर को रसीद जारी करें, माध्यमिक एडमिट कार्ड को वैलिड प्रूफ के तौर पर स्वीकार करेंगे। बीजेपी की वोटर हटाने की साजिश पर एक करारा झटका है। बंगाल जीत गया है, संविधान जीत गया है, लोकतंत्र जीत गया है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी सही वोटर का नाम न हटाया जाए। और यही मांग विपक्ष की तरफ से की जाती है, लगातार की जाती है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं सुनता है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप उन नामों को सार्वजनिक करिए जिनके नाम आप हटाने के लिए कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। और आपको याद होगा समीर जी कि अभी इसी शनिवार को सीजीआई सूर्यकांत पश्चिम बंगाल में थे और वहाँ एक हाईकोर्ट की परिसर का या किसी मतलब न्यायिक परिसर का उद्घाटन था और वहाँ ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी ने सीजीआई के सामने ही कहा, उनसे कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से और तमाम जगहों से अपील करते हैं कि लोकतंत्र को बचा लीजिए, संविधान को बचा लीजिए, आपकी जिम्मेदारी है संविधान को बचाने की। मैं अपने को बचाने के लिए नहीं, बंगाल को बचाने के लिए, मैं लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की बात कर रही हूँ, उसको आप बचा लीजिए। और उसका असर देखा गया। तो क्या ममता बनर्जी की अपील का कोई असर है? हमें नहीं मालूम कि उसका असर है कि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई चुनाव आयोग को और कई सवाल पूछे और कहा कि आपको ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो है, इसके आपको वोटर लिस्ट जो आपने की है, इसके आपको लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, तो एक काफ़ी ज़्यादा दबाव में चुनाव आयोग आ गया, चूँकि इसी के नाम पर लगभग 1.5 करोड़ के आसपास नाम काटे जाने हैं। तो ये अब चुनाव आयोग को एक बड़ा झटका है। अब अगली सुनवाई होगी, तब देखते हैं कि क्या होता है उस पर। कल उस पर फिर सुनवाई होगी। और ये अब की सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद चुनाव आयोग क्या करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी चुनाव आयोग कोई बहुत अहमियत देता हो ऐसा नहीं है, कई बार देखा गया है, लेकिन अब सीधे सीधे कहा है। और चूंकि मामला अभी सुनवाई, इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल ही रही है, तो अब क्या कहते हैं वहाँ अभी के जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनका बयान आया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के हमने आदेश को नहीं देखा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो निर्देश आएगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे। यानी अभी भी वो पब्लिश करने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हाँ, अभी भी कह रहे हैं कि हमने आदेश नहीं देखा है और जो चुनाव आयोग का मतलब आएगा आदेश, उसके अनुसार काम करेंगे। अब यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, ज्ञानेश कुमार का जो आदेश आएगा वो मानेंगे। यानी ज्ञानेश कुमार जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं, ये वहाँ के निर्वाचन अधिकारी कहना चाहते हैं, शायद ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, जो उनका बयान है, जो उन्होंने इस पर आदेश के बाद जो टिप्पणी की है वो यही कहना है। बहरहाल अब देखना है कि क्या करता है चुनाव आयोग, क्या लिस्ट पब्लिश करता है या नहीं करता है, या सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर फिर कोई हलफनामा देता है, या सुप्रीम कोर्ट में फिर जाकर कहता है कि ये सब हमारे अधिकार के तहत हैं, हम चाहें तो जिसका नाम छिपा दें, जिसका नाम हम चाहें तो उजागर कर दें, ये सब हमको अधिकार दिया है, किसने दिया है, ये इसका उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि संविधान ने तो ये अधिकार दिए नहीं है कि आप मनमाने तरीके से काम करिए, आप अपने लिए खुद नियम बनाइए, जो नियम पार्लियामेंट अभी तक बनाती रही है वो नियम आप खुद बना दीजिए। ये तो संविधान ने अधिकार नहीं दिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा किया है, तो हो सकता है अब आगे जाकर ये भी करे। हाँ बिल्कुल, आगे आगे कुछ भी कर सकता है। जब ये सब कुछ कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जाके एक तरीके से कहा जाए चुनाव आयोग दादागिरी कर रहा है कि भाई आपको अधिकार नहीं है कि आप हमारे मामले में हस्तक्षेप करें, यहाँ तक कहा जा रहा है और ये हमारा अधिकार है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। आप संविधान से ऊपर थोड़ी है, संवैधानिक संस्था है, संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट के ही कई बार आदेश आ चुके हैं कि सर्वोच्च संविधान है। तो ये संविधान को भी एक तरीके से जो आंखें दिखाने की और सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखाने की चुनाव आयोग की फितरत है, वो बार बार सामने आती है। लेकिन कल जबरदस्त फटकार जो है वो चुनाव आयोग को समीर जी पड़ी है। जी बिल्कुल, जबरदस्त फटकार पड़ी है और इसको लेकर देश भर में लगातार विरोध हो भी रहा है। एक राहुल गांधी के एक ट्वीट की बड़ी चर्चा हो रही है अमलेंदु जी। उन्होंने एक लिखा हुआ है कि आप जनता की आवाज़ को दबा नहीं सकते। हम देखते हैं उसको, और संजय राउत ने भी उसको रीट्वीट किया है, जय हिंद कह के लिखते हैं। जय हिंद करते हुए संजय राउत ने उसको समीर जी ट्वीट किया है
और राहुल गांधी लिखित का वो एक कोट है, और वह है कि नोबडी कैन साइलेंस द वॉइस ऑफ द पीपुल। और इसको संजय राउत ने जय हिंद लिखकर इसको रिपोस्ट किया है। तो ये बड़ा संकेत है, यानी संजय राउत अभी बीएमसी के चुनाव में तो अलग लड़े हैं, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस, तो लेकिन ये एक संकेत जो है ये साफ तौर पर दे दिया गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होने वाला है और देश की राजनीति में आगे क्या होने वाला है। ये साफ तौर पर जय हिंद लिखकर राहुल गांधी के अगर किसी वक्तव्य को संजय राउत रिपोस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ संकेत दिया जा रहा है कि क्या है और चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर क्या है। इसी तरीके से एक पार्षद का चुनाव लड़ी वहाँ बीएमसी में इसकी शिवसेना यूबीटी की, वो अब उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जो ईवीएम थी उसकी सील पहले से टूटी हुई थी और उसकी सील टूटने के बाद जो था उन्होंने उसको कहा कि इसके नहीं कराया जाए, इसकी गिनती नहीं कराई जाए, लेकिन उनको धमकी दी गई और उसकी गिनती कराई गई और फिर वो मतलब एक तरह से कहा जाए वो चुनाव हार गई। रोशनी गायकवाड़ है, रोशनी कोरे गायकवाड़, रोशनी कोरे गायकवाड़। तो उन्होंने जो प्रभाग क्रमांक 3 जो है मशीनी मतपेटी जो है ये उन्होंने उस पर आरोप लगाया है और कहा है कि ये संदेहास्पद है और हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो ये इस तरह की भी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जो बीजेपी ने बीएमसी में 89 सीट जीती भी हैं, वो 89 भी किस तरीके से जीती गई होंगी ये समझा जा सकता है। जी बिल्कुल। और ईवीएम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब ईवीएम को हटाने की प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं। प्रियांक खड़गे हैं, कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव हम बैलेट पेपर से कराएंगे और ईवीएम पर संदेह हो रहा है, ईवीएम पर लोगों को संदेह है, जनता भरोसा नहीं कर रही है, ईवीएम को धीरे धीरे हटाना ही चाहिए। सुन लेते हैं प्रियांक खड़गे को क्या कह रहे हैं। Election Commission on how they would like to conduct the elections, and we have moved a bill, an amendment for the same. So there's nothing wrong with reverting back to the ballot paper. There's no rule against it, right? तो यहाँ प्रियांक खड़गे कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि ये राज्य चुनाव आयोग का अधिकार है कि ये चुनाव कैसे कराना चाहते हैं और हमने इसके लिए एक संशोधन पेश किया है। बैलेट पेपर पर वापस लौटने में कुछ भी गलत नहीं है, इसके खिलाफ कोई नियम नहीं है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कर्नाटक के स्थानीय निकायों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों। टीवी के उसके अलावा फिर वो सीबीआई जो पूछताछ कर रही है टीवीके के नेता पर, उन्होंने उस पर भी अपना कहा है कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, लेकिन सीबीआई, ईडी, इनकी जो इनके काम करने का जो तरीका है, कार्यशैली है, उसको लेकर तो लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। पर ईवीएम को लेकर जो बात कही है और निकाय चुनाव में वहाँ कर्नाटक में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से होगा, ये महत्वपूर्ण कदम है अमलेदु जी। अगर ऐसा होता है, और जगहों पर मांग हो ही रही है, फिर राज्य विधानसभा और लोकसभा के लिए भी ये मांग जो हो रही है और जिसके लिए इतना लगातार आंदोलन चल रहा है, फिर चुनाव आयोग पर एक बड़ा दबाव पड़ेगा। बिल्कुल, चुनाव आयोग पे बड़ा दबाव बनेगा और जो चुनाव आयोग बार बार दलीलें देता है। अब जैसे मुंबई का चुनाव हुआ स्थानीय निकाय का, ईवीएम से चुनाव हुआ, नतीजे आए आधी रात में जाकर, तो ईवीएम से भाई आधी रात में नतीजे क्यों आ रहे हैं, अभी सवाल उठेंगे। अब अगर बैलेट पेपर से कर्नाटक में चुनाव होते हैं और नतीजा आते हैं दोपहर के 2 बजे, तब फिर सवाल उठेगा ना, और क्या कि भाई जो आप बता रहे थे साहब, ईवीएम की वजह से जो है वो जल्दी चुनाव काउंटिंग हो जाती है। सवाल जल्दी काउंटिंग या देर से काउंटिंग होने का नहीं है, सवाल ये है कि क्यों जो है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होता। सवाल तो इस पे है ना। तो निष्पक्ष चुनाव जिस भी तरीके से हो, अगर ईवीएम को लेकर संदेह है तो फिर चुनाव बुलेट से होना चाहिए। अब यहाँ कर्नाटक की सरकार ने अपना विधेयक पेश किया है, पास हो जाएगा तो ये उसका राज्य सरकार का दायित्व है, उसका अधिकार है, वो उससे कराना चाहेगी, उससे कराएगी। जी बिल्कुल, वहाँ पर राज्य सरकार कराएगी और जहाँ भी जिन राज्यों की सरकारें निकाय चुनाव वहाँ पर चाहेंगी वो उससे होगा, अगर कर्नाटक से शुरुआत हो जाती है। लेकिन अब ईवीएम को लेकर, ईवीएम को हटाने को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, और अमलेंदु जी जो प्रियांक खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के सम्मेलन में ही कहा था कि इसके लिए बड़ा आंदोलन करना होगा, ईवीएम को हटाना ही होगा, और राहुल गांधी फिर से एक बार उनको पदयात्रा करनी चाहिए और पूरे देश में इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा। तो आंदोलन भी शुरू हो गया है और इसको जो राज्य सरकारें कर सकती हैं उस लेवल पर, उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। बिल्कुल, उस लेवल पर कार्रवाई शुरू हो गई। और संविधान दिवस पर जब
दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा था कि भाई जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, इसी तरीके से चुनाव बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से नहीं हो, इसके लिए भी राहुल गांधी को एक यात्रा करनी चाहिए पूरे देश भर में माहौल बनाने के लिए, तो इसको करनी चाहिए। तो वो यात्रा जब होगी तब होगी, लेकिन इसके लिए कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ इस तरीके का विधेयक लेकर आया जा रहा है कि स्थानीय निकाय के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। जी बिल्कुल, तो निकाय चुनाव वहां पर बैलेट पेपर से होंगे और ईवीएम से नहीं होंगे, इसके बारे में एक विधेयक लाने जा रही है कांग्रेस सरकार कर्नाटक की। और इधर महाराष्ट्र की बात करें अगर, तो वहाँ मुंबई में जो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ मेयर को लेकर मामला और ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। एकनाथ शिंदे अब पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि अड़ गए हैं अपनी पार्टी का मेयर बनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों के साथ वो पहली बार ये सपना देख रही है कि मुंबई में अपना मेयर बना ले। इधर संजय राउत कह रहे हैं कि ये पहला मौका है जब मुंबई का मेयर कौन होगा ये केंद्र से तय हो रहा है। हाँ, अमित शाह तय कर रहे हैं, सीधे नाम लेकर वो कह रहे हैं कि यहाँ मुंबई का मेयर अमित शाह तय कर रहे हैं। सुन लेते हैं संजय राउत को, क्या कहा उन्होंने। तो ये मेयर जो है बीजेपी डिसाइड हो रहा है, इस बारे में क्या कहना है? ये पहली बार इतिहास में हो रहा है, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मुंबई का मेयर दिल्ली में अमित शाह डिसाइड करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान डिसाइड करेंगे। अब तक हमारी पूरी जिंदगी तो मुंबई में राजनीति में गई, हमने कभी देखा नहीं कि मुंबई का मेयर तय करने के लिए यहाँ के राजनीतिक दल, खास करके जो अपने आप को शिवसेना बताते हैं, एकनाथ शिंदे और उनके 40 लोग जो अपने आप को हम शिवसेना है असली, उनको दिल्ली में जाना पड़ रहा है झुक कर। ये शिवसेना है क्या? बाला साहब ठाकरे अगर होते तो उनको एक कान के नीचे लगाकर बाहर निकाल देते। ऐसी ओवर की आ रही है सर। ये लाचार लोग हैं, ये लाचार लोग हैं। उनको स्वाभिमान नहीं है, उनको अभिमान नहीं है, उनको अस्मिता नहीं है, बस उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए दिल्ली के तलवे चाटने के लिए लोग तैयार हैं। सर बारडोली में गुजराती बोर्ड लगे हैं, साइन बोर्ड लगे हैं, सर देखिए, गुजराती भाषा को हमारा विरोध नहीं है ना। मुंबई में गुजराती रहते हैं, पूरे महाराष्ट्र में गुजराती रहते हैं, गुजरात में महाराष्ट्र लोग, मराठी लोग रहते हैं, बड़ौदा में रहते हैं, सूरत में रहते हैं। अब CR पाटिल जो है वो जलगांव से है, लेकिन क्या ये पॉलिसी बनी है महाराष्ट्र सरकार की? अगर है तो गुजरात में भी मराठी बोर्ड लगा दीजिए ना, ऐसा कुछ नहीं। सभी भाषा राष्ट्रभाषा है। मोहन भागवत जी ने कहा है ना, सभी भाषा राष्ट्रभाषा है। तो मुंबई पालघर की भाषा मराठी है, तो वहां गुजराती बोर्ड क्यों है? जो ठेकेदार है वो आडवन बंदर बोर्ड के लिए आ रहे हैं, उनके लिए लगाई है क्या? तो यहाँ मुंबई का मेयर ये तय कर रहे हैं अमित शाह, ये कह रहे हैं संजय राउत, लेकिन मेयर तय नहीं हो पा रहा है। अमित शाह भी तय कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं। तो यानी वहाँ पर एक जो महायुति गठबंधन है उसके भीतर एक ज़बरदस्त टकराव चल रहा है, और अभी तक वहाँ किस पार्टी का मेयर बनेगा ये नहीं तय हो पा रहा है। बीजेपी अकेले अपना बना नहीं पाएगी, और एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी का मेयर बनवाने पे लगे हुए हैं। हाँ, एकनाथ शिंदे किसी तरह अपनी पार्टी का बनवाने पे लगे, और सिर्फ मुंबई में ही नहीं, BMC में ही नहीं, वो उल्हासनगर में भी अपना चाहते हैं। और वहाँ तो उन्होंने वो जो वंचित बहुजन अघाड़ी के 2 है पार्षद, उनसे अपना समर्थन भी ले लिया है कि हम इनको समर्थन करते हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे को। तो यानी वहाँ भी अब वो बीजेपी से आगे निकलना चाहते हैं, थाने में भी आगे निकलना चाहते हैं, सब जगह, मतलब जहां जहां वो जीते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं महायुति का मेयर होगा। सब जगह के नाम गिना रहे हैं कि भिवंडी में भी होगा, और जाने कहां कहां होगा, उल्हासनगर में भी होगा, मुंबई में भी होगा, BMC में भी होगा। सब जगह मेयर जो है वो महायुति का होगा, बीजेपी का नहीं होगा, महायुति का होगा। तो अब बीजेपी का नहीं होगा, महायुति का होगा, तो महायुति में किसका होगा? एकनाथ शिंदे का होगा। ये एक तरीके से साफ संसद मुंबई के लिए तो कह दिए कि वहां शिवसेना का रहता आया है तो शिवसेना का होगा। तो खैर उसको लेकर जबरदस्त टकराव चल रहा है। लेकिन इधर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर जो फैसला दिया, उस पर दिलीप घोष क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। बनर्जी कल कहा जो बीजेपी का जो गेम सजाया था SIR का लेके, ये खत्म हो गया। कोर्ट ने सब मांग मान लिया है TMC का, और SIR से खुश नहीं होगा बीजेपी का। हम लोग चाहते हैं कि SIR साफ सुथरा हो,
और जो सही में यहाँ वोटर होने का अधिकारी है उनको वोटर बनाया जाए, और कोई बिना डॉक्यूमेंट वाला व्यक्ति हो जिसका अधिकार नहीं है उसको वोटर लिस्ट अलग किया, इतना ही तो काम है और वो सुचारू रूप से हो रहा है। हाँ, उसमें व्यवधान डाल रहा है टीएमसी, अदालत में बार बार जा करके चुनाव कमीशन को परेशान करके, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है चुनाव कमीशन काफी सीरियस है, काम ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, समय लगेगा जरूर। अच्छा, कई जगह पर BLA-2 के ऊपर हमला का खबर फिर से आ रहा है। तो ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कह रहे हैं कि सब सही चल रहा है, केवल तृणमूल कांग्रेस के लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट जाके काम खराब कर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाकर काम खराब कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि किसी भी एक भी व्यक्ति का नाम ना कटे। इसका मतलब व्यक्तियों के नाम कट रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि लोगों के जायज़ मतदाताओं के नाम कट रहे हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि ना कटे, ये दिलीप घोष कह रहे हैं। तो एक सुचारू रूप से चल तो रहे ही है, लेकिन अभी कल हम लोगों ने सुना अमलेंदु जी, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, उन्होंने कहा कि सब ठीक चल रहा था 3 तारीख तक, जब बीजेपी के बड़े नेता आ जाते हैं तभी मामला गड़बड़ाने लगता है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं BL संतोष, वो जब पहुंचते हैं और उसके बाद फिर गड़बड़ियां होना शुरू हो जाती हैं और फिर वो अधिकारियों को निर्देश देते हैं, किसको निर्देश देते हैं। बहुत गंभीर आरोप जो थे वो कल गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाए। इन आरोपों पर कोई भी सफाई चुनाव आयोग की तरफ से और बीजेपी की तरफ से समीर जी नहीं आई है। इसका मतलब कि कांग्रेस के जो आरोप है उसको बीजेपी भी स्वीकार कर रही है, चुनाव आयोग भी स्वीकार कर रहा है। वरना हलफनामा देकर ज्ञानेश कुमार जी को कहना चाहिए कि कोई भी गड़बड़ी राजस्थान SIR में नहीं हो रही है, वरना फिर देश से माफी मांगे, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल, कोई विकल्प नहीं होगा, ये कहना चाहिए उनको, लेकिन कोई जवाब वहाँ चुनाव आयोग से नहीं आ रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को आदेश दिया है, SIR में नाम काटे गए जिनको उनके नाम सार्वजनिक करने को कहा है, और उसको लेकर किस तरीके से अब बीजेपी में भी बेचैनी है वो साफ दिखाई पड़ रही। लेकिन अब उस पर चुनाव आयोग क्या करता है ये देखने वाली बात होगी। और इधर एक जो उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है, बहुत हैरान करने वाली खबर, वो मौनी अमावस्या को यानी परसों जिस तरीके से वहाँ जगत ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को और उनके समर्थकों को वहाँ से जबरन बाहर किया गया, बहुत उनके जो शिष्य लोग हैं उनके साथ मारपीट की गई बुरी तरीके से, उसको लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। लेकिन सरकार उनके साथ एक साफ तौर पर संकेत दे रही है कि अगर आप हमारी बात हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो आपके खिलाफ, आप कोई भी हो, कार्रवाई होगी। मेला प्रशासन ने आज उनको एक नोटिस दिया है और ये कहा है कि आप सही शंकराचार्य हैं, वैध हैं या अवैध, आप उसका प्रमाण दीजिए। और उस नोटिस को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। और जो अभिमुक्तेश्वरानंद है वो तब से वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और इसको लेकर ज़बरदस्त सियासत गरमा रही है। वहाँ प्रयागराज में इलाहाबाद के कई बार सांसद भी रहे, विधायक और मंत्री रहे, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। रेवती रमन सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो उनसे मिलने जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया, उनको वापस कर दिया गया, हिरासत में ले लिया गया। हालांकि अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी उनसे मिलने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से फ़ोन पर बात भी की है, उस बातचीत की रिकॉर्डिंग भी है, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। और अखिलेश यादव ने कहा भी है कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। हाँ, अखिलेश यादव ने कहा भी है कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ और अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है समीर जी, वो भी हम लोग देखेंगे क्या कहा है। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उन्होंने इस नोटिस का कि आप साबित कीजिए, बहुत तीखा जवाब जो है उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये क्या सरकार तय करेगी, प्रशासन तय करेगा कौन शंकराचार्य है? ये राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करेगी कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्यों की नियुक्ति शंकराचार्य करते हैं और हमारे मामले में निर्णीत है, केवल एक शंकराचार्य ने अपना मत नहीं दिया है, विरोध उन्होंने भी नहीं किया है, बाकी दो ने किया है, उनके साथ हमने गंगा स्नान किया है। तो हम शंकराचार्य हैं ये, और ये तय करने का अधिकार, सवाल ये है अमलेंदु जी, तय करने का अधिकार किसको है? कम से कम मेला प्रशासन को तो कोई अधिकार नहीं है, प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है, मुख्यमंत्री को भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब अधिकार है नहीं है, वो वैध है या अवैध है, आपने उनको वहां पर जमीन अलॉट की, वहां पर शंकराचार्य हैं, उनके शिष्य हैं, सब कुछ है, तब क्या आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था? तो जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी है उनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैर छूकर अंबानी की शादी में जब आशीर्वाद ले रहे हैं इनसे, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से, तब शंकराचार्य से ले रहे थे, किससे ले रहे थे? बिल्कुल किसी के भी जाके पैर छू लेंगे मोदी जी क्या?
और दूसरे जब आप वहां पर अभी तक आप नहीं पहचान पाए कि वैध हैं अवैध हैं और अब आप उन पर सवाल उठा रहे हैं, तो खैर ये दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से ये प्रशासनिक अधिकारी निश्चित तौर पर क्या सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। खुद शंकराचार्य भी कह रहे हैं और वहां पर उनके जो तमाम अनुयायी हैं वो भी कह रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीति भी गर्माती दिखाई पड़ रही है। पहले सुन लेते हैं जो अखिलेश यादव ने उनसे फोन पर बातचीत की है, क्या कुछ बातचीत हुई वो हम सुनते हैं। नारायण कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है, उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। जी जी सही है। हाँ सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। और कईयों में तो अवशेष रखे हुए मंदिर के टूटे हुए। यही बात है। तो हम आपके साथ हैं, पंडित जी आएंगे, आपसे मिलेंगे आके। ठीक है जी, ठीक है। तो कहा अखिलेश यादव ने फोन पे, आप निश्चिंत रहिए, आप तनाव मत लीजिए, मैं आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए। लेकिन अब वहां मिलने जाने देता है प्रशासन या नहीं देता है, खैर वो तो प्रशासनिक व्यवस्था संभालने की बात है। लेकिन अमलेंदु जी बहुत गंभीर आरोप लगाया, गंभीर बात कही अभिमुक्तेश्वरानंद के ने कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। हिंदू अपना जो उसका अधिकार है अपने धर्म का पालन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये सरकार तय कर रही है। हाँ बिल्कुल, कौन हिंदू है कौन नहीं ये सरकार तय कर रही है। अब मोदी जी ये भी तय करेंगे कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है। अब ये भी तय करेंगे मोदी जी और योगी जी। तो ये शंकराचार्य जो है वो हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु नहीं है। अब हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु जो है वो मोदी जी हो गए हैं, बीजेपी हो गई है, मोहन भागवत हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए। तो पहले ये लोग खुद को साबित करें कि हिंदू है, तब शंकराचार्य पर सवाल उठाएं। यानी हिंदू सनातन धर्म के जो सबसे बड़े गुरु हैं शंकराचार्य, उनके ऊपर सवाल जो है ये निर्लज्ज उठा रहे हैं। बिल्कुल। और कहा है जो नोटिस दिया गया है मेला प्रशासन की ओर से, उसके जवाब में क्या कुछ कहा है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, सुनते हैं उनको। खुद अब बता रहे हैं कि क्या है वो नोटिस, क्यों दिया गया है, नोटिस देने के पीछे मंतव्य क्या है, मकसद क्या है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। ठीक है। तो
तो यहाँ लेकिन प्रशासन अब ये तय कर रहा है कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है, और प्रशासन ये भी तय कर रहा है कि कौन हिंदू है, कौन गंगा स्नान कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। बहुत सवाल उठाए हैं इसको लेकर जो कहा है। लेकिन अमलेदु जी ये भी बात है कि आखिर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर सरकार क्यों इतनी हमलावर है, उसके पीछे कारण है। बनारस के मणिकर्णिका घाट में जो कुछ हो रहा है वो उसका विरोध कर रहे हैं। उससे पहले वहां पर जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, सैकड़ों मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, मूर्तियां तोड़ी गई, उसका उन्होंने विरोध किया। इसके अलावा कुंभ में जो जिनकी जान गई उस पर उन्होंने सवाल उठाए, सरकार पर सवाल उठाए। तो कुल मिलाकर उसकी वजह यही है कि सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो सरकार से सवाल पूछने वाला केवल ऐसा नहीं है कि मीडिया पर ही लगाम लगा दिया जाता है, सोशल मीडिया पर ही लगाम लगा दी जाती है, यहां शंकराचार्य पर भी लगाम लगा दी जाएगी। ये सरकार स्पष्ट संदेश दे रही है। हाँ बिल्कुल, ये सरकार स्पष्ट संदेश दे रही है कि हिंदू राष्ट्र में जो है वो शंकराचार्यों को भी बोलने की आज़ादी नहीं होगी, उन पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। और कौन शंकराचार्य होगा ये भी हम ही बताएंगे, ये भी सरकार बताएगी, ये भी राजनेता बताएगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन धर्मगुरु है, ये भी अब ये तय करेंगे। यानी सब कुछ जो है वो मोदी जी तय करेंगे और मोहन भागवत तय करेंगे इस हिंदू राष्ट्र में। तो ले लो भैया हिंदू राष्ट्र, शेर टका भाजी के भाव जो मिल रहा है, हिंदू राष्ट्र ले लो। और शंकराचार्यों को भी अब तय करेंगे फिर मोदी जी कौन शंकराचार्य कौन शंकराचार्य नहीं है। सबसे बड़े मठाधीश जो है मोदी जी हो गए लगता है, यही सब कुछ चलाएंगे, हिंदू धर्म भी चलाएंगे, सरकार भी चलाएंगे। तो ये इसको लेकर समीर जी प्रमोद तिवारी जो हैं कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी बहुत तीखा हमला बोला है शंकराचार्य के मसले पर, सरकार पर। उनको भी हम लोग सुनते हैं। और अखिलेश यादव का ने जो ट्वीट किया है, अभी उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से बात भी की, एक ट्वीट भी किया है, उसको देख लेते हैं क्या लिखा है उन्होंने। और उसमें लिख रहे हैं कि भाजपा के महाभ्रष्ट राज में मेले के नाम पर 50,000 की महारकम कमीशन के रूप में गटक जाने का नया खेल शुरू हुआ है। इसीलिए उन साधु संतों को भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो मेले की शोभा होते हैं, जिनका दर्शन मात्र ही आशीर्वाद होता है। उनके साथ बेहद आपत्तिजनक, अपमानजनक, हिंसक दुर्व्यवहार शासन प्रशासन इसलिए कर रहा है क्योंकि मेला भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार की कमीशनखोरी के इस गोरख धंधे में भाजपाई गुट की मिली भगत है। इसीलिए जो भी मेले की दुर्व्यवस्था और बद इंतजामी के बारे में बोलेगा वो भाजपाई और उनके संगी साथियों के साथ साथ संघी अधिकारियों के निशाने पर होगा और सरेआम शिकार होगा। मेला क्षेत्र के संजय का धृतराष्ट्र कौन है जिसको आंखों देखा हाथ सुनाया दिखाया जा रहा था। भाजपा को कमिश्नर की जगह कमिश्नर की नई पोस्ट बना देनी चाहिए। कुछ तो है जिसमें हिस्सेदारी है, और ये कमिश्नर वहाँ की हैं, सौम्या अग्रवाल हैं। इनकी फोटो तस्वीर उन्होंने लगाई है। और अमलेंदु जी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ के अधिकारियों ने, पत्रकारों ने जब सवाल पूछना शुरू किया तो ये सारे अधिकारी भाग खड़े हुए, मतलब लिटरली भागते हुए दिखाई पड़े। कहा भी पत्रकारों ने, आप भाग क्यों रहे हैं? पत्रकारों कहा भी भाग क्यों रहे, सवालों का जवाब तो दे दो, भाग क्यों रहे? ये आवाज साफ सुनी जा रही है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और भाग रहे हैं निकल के। ये देखिए, ये विजुअल है, ये विजुअल्स है वहां उस पत्रकार वार्ता के, और अधिकारी भागते हुए दिख रहे हैं। उनसे पत्रकार कह भी रहे हैं कि भाग क्यों रहे हैं, आप बैठ जाइए, जवाब देना हो चाहे न दीजिए आप, लेकिन आप भाग क्यों रहे हैं? तो ये भागने की स्थिति तभी आती है जब दाल में कुछ काला होता है, खुद नीयत में खोट होती है। क्या हुआ इसके, आप ये सबसे महत्वपूर्ण है, भागते हुए आप देख तो रहे हैं, आवाज भी सुन लेते हैं क्या उनसे कहा जा रहा है। जवाब दीजिए। भाग क्यों रहे भाई आप लोग भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए। 1 घंटा बैठे रहे, उसके बाद आइए अपने भाषण दीजिए। जवाब नहीं दे रहा हम लोगों को आपने बुलाया है, सुनिए ना, सवाल का जवाब आप पहले देखिए है क्या, पहले व्यवस्था बनाने के लिए जो पहले व्यवस्था बनाने का साधन अनुरोध है, अगर व्यवस्थित रूप से रहेगा, क्योंकि आप
तो ये वहां पर किस तरीके से बाकायदा वहां पर पूछ रहे हैं, रोक रहे हैं पत्रकार कि भाई बुलाए हैं तो कम से कम बात तो कर लीजिए। हाँ, बुलाया तो भाई, बुलाया तो बात तो कर लो, उठ के भाग जा रहे हो, खुद ही भाग जा रहे हो। मतलब ये अशिष्टता की श्रेणी में भी आता है कि आप किसी को बुलाएं और आप जो खुद भाग जाएं। मतलब मैं आपको अपने घर पे चाय पे आमंत्रित करूं कि आइए चाय पियेंगे साथ साथ, और मालूम पड़ा कि चाय आई और मैं चाय का कप लेके भाग जाऊं और आप बैठे देख रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि कौन सी इमरजेंसी आ गई कि हमें भागना पड़ रहा है। तो चूंकि सवाल ऐसे आने लगे कि उसमें फंस रहे थे बुरी तरीके से, और फिर वो कमिश्नर जो हैं, जिनको कमिश्नर की पोस्ट कर दिया है, वो कह रहे हैं, अखिलेश यादव, वो कह रही हैं कि हम तो बहुत सम्मान करते हैं साधु संतों का, गुरुओं का। अरे भाई, सम्मान तो देख लिया, वो जिस तरीके की वीडियो वायरल हो रहा है, चूंकि वो कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं और उसको हम लोग दिखा नहीं सकते हैं कि किस तरीके से साधु संतों को उनकी शिखा पकड़ पकड़ के घसीटा जा रहा है। मतलब वो दंड जो होता है समीर जी, वो महत्वपूर्ण होता है। उस दंड, वो दंड वही होता है जो मोदी जी सेंगोल लेकर स्थापित करने गए थे, वैसा ही दंड जो है वो जिस साधु के हाथ में था, उसका दंड छीनकर उसी से उसको मारा जाता है। और शंकराचार्य का तो जो छत्र है उसको तोड़ दिया गया, शंकराचार्य का। तो इतना अपमान जो है 70 सालों में समीर जी कभी भी किसी हिंदू धर्मावलंबी का जो है इस तरीके का अपमान नहीं हुआ जितना मोदी जी की सरकार में इस तरीके से हिंदुओं का। शंकराचार्य का तो ऐसा अपमान अमलेंदु जी कभी नहीं हुआ है, 70 साल नहीं, उसके पहले के 700 साल में भी नहीं हुआ, 700 सालों में भी नहीं हुआ। तो शंकराचार्य का ऐसा कभी अपमान नहीं हुआ। महमूद गजनवी ने जो नहीं किया वो ये सरकार करके दिखा रही है। जी बिल्कुल, ये आरोप वहां पर लग रहे हैं कि क्या कुछ सरकार कर रही है, लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है कि शंकराचार्य हो आप, चाहे कोई भी हो, आप सरकार की हाँ में हाँ मिलाइए, जो सरकार कह रही हो वही कहिए और उससे सवाल बिल्कुल मत पूछिए, चाहे मंदिर तोड़े जा रहे हो, चाहे मूर्तियां तोड़ी जा रही हो। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर, जो अपमान हुआ है। प्रमोद तिवारी, कांग्रेस पार्टी के नेता, वो भी प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, उन्होंने इसको लेकर बहुत एक दुख भी प्रकट किया है और सरकार पर काफी सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुनते हैं प्रमोद तिवारी को क्या कह रहे हैं। शंकराचार्य सनातन धर्म के सर्वोच्च, उनके करोड़ों मानने वाले, मैं इस पर नहीं जानता क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो जांच का विषय है, तमाम धारणा। पर क्या शंकराचार्य की उपस्थिति में शंकराचार्य के लिए साथ जीवन सनातन धर्म में समर्पित करने वाले लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज होनी चाहिए थी? अगर हुई जैसा आरोप है तो मैं इसकी निंदा करता हूं। तो ये शंकराचार्य की जो कुछ हुआ है उसकी निंदा कर रहे हैं प्रमोद तिवारी, और नोटिस दिया गया है, लेकिन नोटिस का जो जवाब दिया है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, अब जिला प्रशासन के हाथ पैर एक बार फिर फूल रहे हैं। लेकिन ये जो जिस तरीके से हठधर्मिता दिख रही है अमलेंदु जी, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार के इशारे पर, क्योंकि कल शाम को जिस तरह से जो वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस सम्मान के साथ वो एक तरीके से पश्चाताप करने की कोशिश कर कि जो कुछ हुआ उस पर पर्दा डाला जाए, लेकिन उसके बाद उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऊपर से ऐसा आदेश आया जो कहा जा रहा है, और फिर नोटिस जारी कर दिया जाता है कि आप अपनी वैधता का प्रमाण दीजिए। यानी प्रशासन पूछेगा, तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन शंकराचार्य नहीं है, वो तय करेगा।